हेलो एवरीवन। कल हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़े थे, कुछ याद है? तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कल हम क्या पढ़े थे। हम पहले तो अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। एक हमारा था क्रस्ट, दूसरा था हमारा मेटल, तीसरा था कोर। ठीक है, अब इसको भी हम डिवाइड कर दिए थे और अच्छे से। पहले हम लिए थे लिथोस्फीयर। ठीक है, फिर हम लिए थे अस्टेनोस्फीयर, फिर लिए थे मेजोस्फीयर, आउटर बायोस्फीयर, फिर लिए थे इनर बायोस्फीयर। ठीक है, क्रस्ट हम लिए थे 34 किलोमीटर में, पेंटल लिए थे 2900 में, कोर था हमारा 6371 किलोमीटर। इसको भी हम ले लिए थे लिथोस्फीयर को 100 to 200 किलोमीटर। अस्थेनोस्फीयर को ले लिए थे हम 700 में, इसको ले लिए थे मेसोस्फीयर को 2900 में, आउटर बैरिस्फीयर को लिए थे 5155 में, ये था 6700। इतना याद है। और हम बढ़े थे अस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर हमारा सॉलिड स्टेट में था, एस्टेरोस्फीयर था सेमी सॉलिड। ठीक है, मीजोस्फीयर हमारा किस में था? सॉलिड में था। आउटर बेरिस्फीयर था हमारा लिक्विड, और इनर बेरिस्फीयर हमारा था सॉलिड। तो इतना चीज याद है हमें। अब हम ले तो लिए हैं, लेकिन इस सब चीजों का हम एविडेंस देखेंगे कि असली में ऐसा तो कोई नहीं है ना कि कोई इधर से पूरा खोद के कोर तक चला गया और पता कर लिया इधर लिक्विड है इधर ये है। तो ये सब चीजें हम कैसे किए, उसका एविडेंस हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो उसका एविडेंस पढ़ने के लिए मैं आपसे बता दूं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अर्थ के अंदर, पृथ्वी के, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम सोचेंगे कि कभी कभी सोचेंगे कि इधर से खुदाई करके हम इधर से निकल जाए नीचे से, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम खोदते 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 10-12 किलोमीटर तक ही खोद खोद पाते हैं। कितना खोदेंगे? समझ रहा है? भीतर इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना ज्यादा है, हमारा सारा मशीन्स पिघलने लग जाएगा। समझ गए? अब इसको मैं बता दूं आपको कि अगर हम एविडेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम एविडेंस की बात करें एविडेंस की अगर बात करें तो हमारे पास, अगर हम देखें, माइंस है जहाँ पर हम खुदाई करते हैं,
गोल्ड माइन हो गया, कोयला का माइन हो गया, जहाँ से हम कोयला वगैरह निकालते हैं ना, या फिर सोना निकालते हैं, या फिर हीरा निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो वो माइंस अगर हम देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम 3-4 किलोमीटर तक खोद पाते हैं। समझ गए? सबसे बड़ा माइन जो है हमारा, जो कि अफ्रीका में है, तो सबसे बड़ा माइन जो है हमारा, जो कि साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका मत मान लेना, गोल्ड का, ये माइन का नाम है मोपेंग। ठीक है, ये हम 4 किलोमीटर तक ही खोद पाए, क्योंकि जितना नीचे जाते हैं हम, उतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उधर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। समझ गए? जितना नीचे हम जाते हैं, उधर इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उधर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, ये देखो, ये एक माइंस है, तो इसको हम जब खोद के देखते हैं, तो इधर हमें जितना नीचे हम जाते हैं टेम्परेचर में और प्रेशर में, हमें चेंजेस नज़र आता है, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस नज़र आता है। समझ गए? तो ये, इसको एक एज्यूम्पशन पर लेकर हम कह सकते हैं कि हम जितना अंदर जाएंगे, उतना चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। तो अर्थ का जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, अर्थ का जो अंदर वाला हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं हर जगह पर चेंज है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सिमिलर है, ऊपर जो देख रहे हैं और नीचे भी वही देखने को मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि इसको हम जब माइंस को हम स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं, जितना नीचे हम जाते हैं टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, ठीक है, प्रेशर में डिफरेंस आता है, इसको एज्यूम्पशन पर लेके हम बोलते हैं कि अर्थ का लेयर शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये एक माइंड से एक हमारे लिए एविडेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए वोल्केनो, ठीक है, ये हमारे लिए एक डायरेक्ट एविडेंस है। कैसे? मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, मान लीजिए आप इधर बैठे हो एक पेड़ के नीचे, ठीक है, अब इधर से वोल्केनो आ गया, ठीक है, इधर से आप लावा को देखने को मिल गया आपको, ठीक है, अब आप लावा को देख रहे हो डायरेक्ट कि हाँ, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये वोल्केनो एक हमारे लिए डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन माइंस अगर देखें हम, तो ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, अब हमारे पास एविडेंस के लिए दो ही सोर्स हो सकता है, या तो फिर डायरेक्ट सोर्स, या तो फिर इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स अगर देखें, वोल्केनो हमारे लिए एक डायरेक्ट सोर्स हो गया। ठीक है, और माइंस को अगर हम देखते हैं, तो ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट सोर्स हो जाएगा। और क्या क्या, ये एक हो गया वोल्केनो, अब माइंस हो गया दूसरा। अगर मैं तीसरे की बात करूं, ये आ जाएगा हमारे लिए, अगर हम मीटियर्स की बात करें, ठीक है, एस्टेरॉयड्स, इनकी अगर बात करें, ये जब पृथ्वी पे गिरता है, ठीक है, ये देख लो एस्टेरॉयड्स, ये जो पृथ्वी पे गिरता है, तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये मान लो समझ गए,
तो अब जब हम इसको स्टडी करते हैं, इसके अंदर जो मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है, हम इसको एक अजम्पशन लगाते हैं कि अगर ये भी एक प्लेनेट है, हमारा अर्थ भी एक प्लेनेट है, तो अगर इसके अंदर ये सब मिनरल्स मिलता है तो शायद हो सकता है अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में भी यही सब मिनरल्स मिल रहा हो, और अर्थ का इंटीरियर का स्ट्रक्चर इसके जैसा हो। इसको एक एविडेंस हम मान लेते हैं, किसको? एस्ट्रॉयड को। ठीक है, इसको भी हम एक एविडेंस मान लिए। ठीक है, मीटियोर्स, एस्ट्रॉयड्स। ठीक है, अब अगर और एविडेंस की बात करें तो रसिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका एक कोला माइन फील्ड है। ठीक है, उधर वो ड्रिलिंग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ड्रिलिंग करना शुरू कर दिए थे अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करने के लिए। जब वो ड्रिलिंग किए तो वो ड्रिलिंग करते 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 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए। उसके बाद उनका मशीन्स पिघलने लग गया। ठीक है, उसके बाद से उनका मशीन्स पिघलने लग गया। तो और उससे वो जो स्टडी किए, उस स्टडी से उनको ये मिला कि अंदर हम जितना जाते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतना प्रेशर्स बढ़ रहा है, और अंदर जो हम मिनरल्स पा रहे हैं वो ऊपर जो मिनरल्स है उससे अलग है। समझ गए? तो ये सब एविडेंस लेके हम अज्यूमशन कर लेते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर हम जो पढ़ रहे थे कि ऐसा हो सकता है। अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करें तो हमें पहले से पता था कि हमने पढ़े थे, तो इक्वेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, किस इक्वेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। किसके कंपेयर में? पोल्स की कंपेयर में। ठीक है, तो पोल्स इधर तो हमें दिख रहा था कि हाँ, पोल्स का डिस्टेंस कम है और इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन ऐसा भी है कि अगर अर्थ का हर पोर्शन सिमिलर होता, ठीक है, इंटीरियर में हर पोर्शन सिमिलर होता, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह पर भी सिमिलर होता। तो इसको भी है कि हम एज्यूम्पशन ले रहे हैं कि अर्थ का इंटीरियर में कुछ तो अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह सिमिलर है। समझ गए? तो इतने सारे चीजें पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन हम क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं कि हाँ, कि इधर लिथोस्फीयर है, इधर अस्थेनोस्फीयर एक सेमी सॉलिड स्टेट में है, फिर मीजोस्फीयर एक सॉलिड स्टेट में है, फिर लिक्विड स्टेट आ जाता है, फिर सॉलिड स्टेट आ जाता है कोर में। तो ये मतलब क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ें में। ठीक है, इन सारे चीज़ों को लेकर हम बस अज्यूम्शन ही कर पाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर देखा जाए इसमें क्लैरिटी लाने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा अर्थक्वेक। ये पूरा क्लैरिटी दे देता है, और इस एविडेंस को प्रूव करने के लिए पहले हमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये अलग से एक टॉपिक है। ठीक है,
तो पहले हम अर्थक्वेक को पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे, यूज करेंगे एज ए एविडेंस। ठीक है, किसके साथ? ठीक है, तो पहले हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अर्थक्वेक से हमें क्या समझ में आता है, ये बताओ। कि जहाँ पर हम रह रहे हैं उधर शेकिंग हो जाए, ठीक है, उधर कोई हलचल हो जाए, मतलब जिस सरफेस में हम रह रहे हैं उस सरफेस में कुछ हलचल हो जाए, कुछ शेकिंग हो जाए, कुछ टम्बलिंग हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक होता कैसा है? अगर अर्थक्वेक की बात करें हम, कल जब हम पढ़े थे अस्थिनोस्फीयर के बारे में, तो अस्थिनोस्फीयर क्या बता रहा था हम, कि इधर अगर कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है, तो ऊपर वाला ये लिथोस्फीयर वाला पार्ट भी मूवमेंट करने लगता है। तो इसके मूवमेंट के वजह से अगर कहीं पे कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, कहीं पे कुछ क्रैक आ जाए, तो उधर कुछ एनर्जी रिलीज होगा जो कि पूरे अर्थ की चारों चारों तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे अर्थ की चारों तरफ जाएगा। तो ये जहां पर डिस्टरबेंस शुरू हो गया उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ठीक है, अब देखो, मान लो कि इधर डिस्टरबेंस शुरू हो गया, तो इस पॉइंट को हम बोल दिए फोकस। क्या बोल दिए? फोकस या फिर हाइपोसेंटर। और ये अभी पूरे अर्थ में ट्रेवल करेगा, ये वेव एनर्जी वेव के थ्रू में पूरे अर्थ में ट्रेवल करेगा। तो अब ये वेव सबसे पहले जिधर पहुंचेगा, अर्थ के अर्थ की सरफेस में सबसे पहले जिधर पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। अब देखो, एक पॉइंट से अगर हर जगह पर एनर्जी वेव के थ्रू में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो फिर सबसे पहले किधर पहुंचेगा सरफेस में? जहां पर एकदम से सीधा होगा, जहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, जहां पर परपेंडिकुलर होगा। समझ गए? तो ये एपी सेंटर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, किसके साथ? फोकस के साथ। ठीक है, और ये सबसे शॉर्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला ही सबसे शॉर्टेस्ट आएगा। समझ गए? अब जाके ये जो इधर पहुंच रहा है ये बाद में पहुंचेगा, ठीक है, और ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो ये रहता है परपेंडिकुलर फोकस के साथ। और इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर डिस्टर्बेंस शुरू हुआ उसको हम बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। और जहाँ पर पहले पहुंच रहा है सरफेस में इधर, उसको हम बोल दे एपी सेंटर। अब देखो,
अब कहीं पर भी भूकंप होता है, ठीक है, कहीं पर भी भूकंप होता है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ के थ्रू, ठीक है। सेस्मोग्राफ के थ्रू वो दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। इसको फिट कर दिया जाता है अर्थ के सरफेस में, ठीक है, जमीन में फिक्स कर दिया जाता है। फिर जब भी कोई डिस्टरबेंस होता है, जब भी वाइब्रेशन होता है, तो ये कुछ ग्राफ बनाता है, ठीक है। ये ऐसे 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 ग्राफ बनाता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ बनाता है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ एक इक्विपमेंट है, ठीक है। और जो ग्राफ ये बनाता है, उस ग्राफ को बोलते हैं हम सेस्मोग्राम, ठीक है। उस ग्राफ को बोलते हैं हम सेस्मोग्राम। अब रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल ये है जो सेस्मोग्राम को रीड करता है, ठीक है। ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक मैग्नीट्यूड है जो कि सेस्मोग्राफ को, ये ग्राफ को रीड करके, मतलब कितने इंटेंसिटी का भूकंप है वो बताता है ये रिक्टर स्केल। अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 5 तक तो सेफ रहता है, उसके बाद मतलब उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है। देख रहे होगे ना, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। और रिक्टर स्केल का ये जो स्केल है, उसका जो यूनिट है 1 2 3 ऐसे लेके अप टू 9 तक, इस हर यूनिट में ये लॉग रिदमिकली चलता है। मतलब एक यूनिट में ये 10x हो जाता है, ठीक है। तो 5 के बाद कितना गुना ज़्यादा हो गया, देख रहे हो ना? फिर 20 बिलियन हो गया, फिर 60 बिलियन हो गया, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं हम रिक्टर स्केल। ये क्या है? ये एक मैग्नीट्यूड है, समझ गए, जो कि सेस्मोग्राम को रीड करता है। अब हम ये भी सुने होंगे मरकली। ये क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन हम बोल सकते हैं। कैसे? जैसे कि इसको देख के हम बोलते हैं कि हाँ, कितना भूकंप हुआ, बहुत बड़ा भूकंप हुआ, ये टूट गया, वो टूट गया, उस हिसाब से हम बोलते हैं मरकली। इधर लिखा होगा ना 1 2 3, ये वीक लिखा है। वीक में क्या लिखा है? फेल्ट ओनली ओनली बाई फ्यू पर्सन, समझे? फिर ज़्यादा जितना स्ट्रांग होता है उस हिसाब से वो बोलते हैं कि हाँ स्ट्रांग, फेल्ट बाई ऑल, सबको महसूस हुआ, समझे? तो ये एक ऑब्जर्वेशन टाइप का हो गया, लेकिन एक्चुअल जो साइंटिफिकली होता है वो रिक्टर स्केल ही बताता है, ठीक है। ये समझ गए? अब देखो, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ वेव्स, एक तो होता है हमारे पास बॉडी वेव, दूसरा होता है हमारे पास सरफेस वेव, ठीक है। अब बॉडी वेव क्या होता है? जो कि ये मान लो कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया सरफेस। सरफेस में जो वेव चलता है वो हो गया सरफेस वेव। जो इसके अंदर पूरे बॉडी के अंदर जो वेव चलता है वो हो गया बॉडी वेव, ठीक है। तो अब हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए प्रायोरिटी है बॉडी वेव, ठीक है।
उसके बाद में हम देखेंगे सरफेस वेव को, ठीक है। लेकिन अब हम पहले देखेंगे बॉडी वेव। तो अगर देखा जाए, बॉडी वेव दो तरह का होगा। एक तो होगा पी वेव, दूसरा होगा एस वेव। पी वेव क्या है? ये हो जाएगा प्राइमरी। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। तो इसको हम पहले देखते हैं। तो प्राइमरी वेव क्या होता है, मतलब पी वेव क्या होता है? पी वेव टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, ठीक है। मतलब देखो, इधर एक्सपांसन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक्सपांसन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है। समझ गए? तो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है प्राइमरी वेव में, ठीक है। एक्सपांसन कंप्रेशन ऐसे होते होते ये मूव करता है, ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए, ये है ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। ये अगर बॉडी वेव है, तो ये फोकस से शुरू होके हर जगह जाता है, मतलब सरफेस में जाता है, बॉडी के अंदर से ही, ये वाला वेव। तो ये जो फोकस से शुरू होके जाता है, मान लो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। अब ये जाता कैसा है? टू एंड फ्रो मूवमेंट करके। अब ये अगर हाँ देखा जाए, इस डायरेक्शन के साथ ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इधर जो कण की मूवमेंट हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? इसके साथ पैरेलल हो रहे हैं, इसके साथ, मतलब डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो रहे हैं। ये देखो, ये एक्सपांशन हो रहे हैं, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक्सपांशन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक्सपांशन हो रहा है, फिर कंप्रेशन, ऐसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन के साथ एकदम पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखो, सेकेंडरी वेव में क्या होता है, ये ऐसे मूव करता है, देख पा रहे हो? ये ऐसे मूव करता है। तो इधर जो इसका पार्टिकल्स है, इसका जो कण है, अगर देखा जाए, कण इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया। समझ गए? तो ये जो कण है, अगर देखा जाए, इसका भी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट से इधर जाना है इसको। तो ये कण इसके साथ कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, सेकेंडरी वेव। समझ गए? तो इसका अगर मूवमेंट देखे, ये मूवमेंट होता है इसका साउंड वेव की तरह, साउंड वेव की तरह इसका मूवमेंट होता है, टू एंड प्रो वाला मूवमेंट, ठीक है। और इसका मूवमेंट अगर देखो, वाटर रिपल्स हो गया, लाइट की मूवमेंट हो गया, ठीक है। ये वाटर रिपल्स लाइट के मूवमेंट की तरह मूवमेंट करता है। इसका साउंड की वेव हो गया, प्रेशर की वेव हो गया, ठीक है। ये एकदम साउंड और प्रेशर की वेव की तरह मूवमेंट करता है। और ये लाइट की तरह वेव, लाइट की और वाटर रिपल्स की तरह ये मूव करता है। अब देखो इसको, इसका जो स्पीड रहेगा, ये टू एंड प्रो मूवमेंट करता है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो इसका स्पीड इससे ज्यादा रहेगा। इसका स्पीड 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, और इसका रहता है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए? इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव।
और इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर देखें हम, फिर से देखते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी वेव। ठीक, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। ये पैरेलल रहता है किसके साथ? डायरेक्शन के साथ। ठीक है, इसका जो पार्टिकल्स रहता है डायरेक्शन के साथ पैरेलल रहता है। इसको अगर देखें साउंड वेव, प्रेशर वेव की तरह इसका मूवमेंट रहता है। ठीक है, और क्या देख लिया इसमें? इसको हम बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसका जो मूवमेंट होता है 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड रहता है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी वेव। इसका मूवमेंट रहता है 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका वेव वाटर और लाइट की तरह होता है। ठीक है, और इसका जो कण है ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और इसको अगर देखा जाए, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। ये ओनली सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ये ओनली सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है। तो प्राइमरी और जो है तीनों में ट्रैवल कर सकता है, लेकिन सॉलिड में इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। अगर देखा जाए तो इस हिसाब से पृथ्वी के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों भी है। तो उसके मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट में हम कनेक्ट करेंगे सब कुछ। ठीक है, जैसे कि इसका स्पीड कहाँ पर कम हुआ, कहाँ पर ज़्यादा हुआ, फिर कहाँ पर कम हुआ करके। क्योंकि सिर्फ इधर वाला पार्ट में हम मशीन नहीं लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं, इधर भी लगा रहे हैं। तो हर जगह इसका वेब ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये जो ट्रैवल करता है, कहाँ पर स्लो हो गया, कहाँ पर स्पीड हो गया, फिर से कहाँ पर स्लो हो गया, तो उस हिसाब से हम, ये सबसे बड़ा एविडेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, कनेक्ट करेंगे ये सब चीज़ें। अब देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर हम बोले, सॉलिड वाले स्टेट में जितने भी इसका पार्टिकल्स रहेंगे एकदम क्लोजली पैक रहेंगे। तो किसी को अगर इधर में वाइब्रेशन दे रहा हूँ तो बड़ी आसानी से ट्रैवल हो जाएगा, मतलब एकदम स्पीड से ट्रैवल हो जाएगा। अब अगर लिक्विड में देखें, लिक्विड में कण थोड़ा सा, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्पेस रहेगा इनके बीच में, तो इसमें इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। अगर गैस में देखें तो गैस में एकदम दूर दूर रहेंगे, तो इसका मूवमेंट और भी स्लो हो जाएगा। समझ गए? थैंक यू, आज के लिए इतना ही।